राज्य में राजनीतिक संकट हल होने की बजाय और भी गहराता जा रहा है। इस परिस्थिति में आगे क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शिवसेना में बगावत के बाद क्या अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा या एक नई पार्टी का गठन? इन सब पर यूसीएन संवाददाता राहुल जोशी के साथ राज्य पूर्व महाधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ श्री हरि अणे ने फोन पर खास बातचीत की। हा जो सध्याच्या घडामोडीमध्ये व्हीप वापरून त्यांना सांगण्यात आलं होतं की एका मीटिंगला हजर राहा म्हणून पक्षाच्या, ती पक्षाची आणि त्या पक्षाच्या मेंबर्सची खासगी मीटिंग असल्यामुळे त्या व्हीपचा उपयोग हाऊस मध्ये करणं हे चुकीचं आहे. स्पीकर किंवा डेप्युटी स्पीकरनी जी नोटीस काढली की तुम्ही व्हीपचं अवहेलना केलेली आहे आणि तुमच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची कारवाई का करू नये, ही पूर्ण प्रक्रिया माझ्या मते त्यांच्या अखत्यारीत बसत नाही. खाजगी लेवलला एखाद्या पार्टीनी उद्या जर मी तुला जेवायला बोलावलं आणि तू नाही आलास तर हाऊसचा अपमान कसा होतो? लेजिस्लेचरच्या विरुद्ध तू काहीही केलेलं नाही या पक्षातल्या लोकांनी त्यांच्या पक्षाच्या अंतर्गत जी काही ऑर्डर दिल्या गेली होती ती ऑर्डरची अवहेलना केली तर शिवसेना पक्ष त्यांच्यावर ऍक्शन घेऊ शकतो. पण स्पीकरनी त्यांना तुम्ही व्हीप डिसोबे केला हे म्हणण्याकरता तो व्हीप जो असतो तो हाऊसच्या कामकाजाच्या संबंधामध्ये इश्यू व्हावा लागतो आणि त्याचं अवहेलना करणं, त्याला अमान्य करणं यांनी हाऊसच्या कामकाजामध्ये जर ढवळाढवळ झाली किंवा हाऊसचं कामकाज ठप्प झालं तर त्याच्यावर ऍक्शन होऊ शकते. आणि अशी कोणतीही स्थिती नसल्यामुळे हा व्हीप इश्यू हे त्यांना डिस्क्वालिफिकेशनच्या नोटिसेस देणं किंवा त्याच्यावर पुढील कारवाई करणं स्पीकरच्या थ्रू हे माझ्या मते गैरकायदेशीर होईल. सर, 2/3 म्हणजे 2/3 सदस्य म्हणजे बाजूला असतील तर तो मूळ पक्ष मानला जातो. तर या प्रकरणात शिवसेना पक्षातील एकूण सदस्य संख्येपेक्षा जास्त सदस्य बाहेर आहेत. तर या सिच्युएशन बद्दल काय सांगाल तुम्ही? याबाबत एकनाथजी शिंदेचं जे म्हणणं आहे ते जास्त संयुक्तिक आहे की मुख्य शिवसेना म्हणजे ते आहेत. पण हे कोणी नुसतं म्हणून चालत नाही, हे असर्ट करावं लागतं. आमच्याकडे सत्ता असल्यामुळे आम्ही शिवसेना. आता शिवसेना कोण आहे हे काही ठरवणं हाऊसच्याही हातात नसतं, गव्हर्नरच्याही हातात नसतं, स्पीकरच्याही हातात नसतं. हा एक इंटरनल वाद राहतो की कोण शिवसेना आहे आणि कोण नाही, म्हणून ते तो सिम्बॉल मागण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सिम्बॉल बद्दलही ठरवताना इलेक्शन कमिशनला हे अधिकार नाही की अधिकृत शिवसेना कोण आहे आणि अनधिकृत शिवसेना कोण आहे हे जाहीर करणं. त्याच्यामुळे नॉर्मली अशा स्थितीमध्ये इलेक्शन कमिशन तो सिम्बॉल फ्रीज करते, कोणालाच देत नाही आणि दोघांना दुसऱ्या सिम्बॉल्सवर काम करावं लागतं. पण कोण शिवसेना आहे हे कसं ठरायचं तर ते शेवटी निवडणुकांमधूनच ठरतं. म्हणजे शिवसेनेचं तिकीट दोघंही स्वतःच्या मेंबर्सने देतील, मग पब्लिकच्या समोर एक संभ्रम निर्माण होईल. तेव्हा कुठेतरी बंडखोर कोण किंवा मूळ पक्ष कोण याच्याबद्दल विचार विनिमय किंवा काहीतरी मंथन होतं. ही काही नवीन स्थिती नाहीये, अनेक पक्षांमध्ये असं झालेलं आहे. एका पक्षातून दुसरा पक्ष निर्माण झालेला आहे. कोणाला तरी मग नवीन स्वरूपात यावं लागतं. नॉर्मली पाहिलं तर दोघांनाही नवीन स्वरूप घ्यावं लागतं कारण मूळ स्वरूप दोघांचंही नष्ट झालेलं असतं. प्रॅक्टिकली हे घडलेलं आहे. पण ह्या बाबतीत काय होईल, लोकांच्या समोर गेल्याशिवाय ह्या गोष्टीचा शहानिशा होणार नाही. एकनाथ शिंदेंवर गटनेता प्रमुख पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं, म्हणजे हे किती संयुक्तिक आहे? म्हणजे त्यांना तेवढे राईट्स आहेत का? आता पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो. कारण जर का शिवसेनेचा गट हा एकनाथ शिंदेच्या हातात आहे तर या गटाच्या व्यतिरिक्त जी मायनॉरिटी आहे तिने कसं काढायचं? पण मायनॉरिटीने जर म्हटलं आम्ही शिवसेना आहोत आणि यांचा गट मोठा असो किंवा छोटा असो, आम्ही ठरवू आमचे नेते कोण आहेत, तर ती त्यांची आर्ग्युमेंट होते. तर ह्याच्यामध्ये ह्या पद्धतीने हा तिढा सुटणार नाही. कुठेतरी मॅक्सिमम लोक असलेल्या गटाला आपलं अस्तित्व असर्ट करावं लागेल आणि आपलं अस्तित्व कायम करण्याकरता त्यांना
फ्लोअर टेस्टच घ्यावी लागते. हो, वोट ऑफ कॉन्फिडन्स मध्येच जावं लागेल, त्याच्याशिवाय होणार नाही. हो, शरद पवारांनी उल्लेख केला होता की फ्लोअर टेस्ट होईल म्हणून, पण ते बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. हा, पण संजय राऊत म्हणाले होते की न्यायालयीन लढाई आता सुरू होईल. तर तुम्हाला काय वाटतं? न्यायालयीन लढाई ही एका विशिष्ट मर्यादित बाबतीत होऊ शकते. त्यांनी मला वाटतं 4 MLAs ना काहीतरी स्पीकरनी कमी केलेलं आहे का शिक्षा केलेली आहे, त्यांना डिसमेंबर केलंय. मला नक्की माहित नाही, मी नुसत्या लोकांनी सांगितलेल्या न्यूजवर जातोय. तसं जर असेल तर हे 4 मेंबर्स म्हणू शकतात की तुम्हाला या व्हिपच्या आधारे आम्हाला काढता येत नव्हतं, तुम्ही आम्हाला चुकीचं काढलंय, म्हणून ते कोर्टात जाऊ शकतील. पण ते जेव्हा जातील तेव्हा फक्त लिमिटेड मुद्द्यावर जातील की आम्हाला कसं काढलं. महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर कई तरह के तर्क वितर्क के बीच विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस फिलहाल मीडिया के लिए नॉट रीचेबल है. देवेंद्र फडणवीस 2 दिनों से मुंबई में अपने सरकारी बंगले सागर पर बैठकर सत्ता पर अध्ययन का नया पन्ना तैयार कर रही हैं. मुंबई के मलाबार हिल पर समुद्र से सटे फडणवीस का सागर बंगला है. ये बंगला फिलहाल गोपनीय गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर फडणवीस की नज़र है. वैसे इससे पहले भी फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर एक प्रयोग किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था. इस बार वैसी कोई गलती न हो, इसके लिए ज़्यादा ही सावधानी बरती जा रही है. विधान परिषद चुनाव से ठीक एक रात पहले भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कल का चुनाव जीतना हमारे लिए राज्य में सत्ता में आने का बड़ा कदम होगा. विधायकों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बयान के पीछे इतना बड़ा सियासी धमाका छिपा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और फडणवीस को ही अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है. फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस अपने सरकारी बंगला सागर के भीतर ही चर्चा कर रहे हैं. राज्य और विदर्भ के भाजपा नेता रोजाना फडणवीस के बंगले का दौरा कर रहे हैं. विक्की कुकरेजा, प्रवीण पोटे, विकास कुंभारे, प्रवीण फूके, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, उदयन राजे भोसले, प्रवीण दरेकर, अनिल बोंडे और समीर मेघे ने शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर 4 दीवारी के भीतर चर्चा की. हालांकि इन सब के बावजूद भाजपा नेता कोई भी प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं. मीडिया प्रतिनिधि 24 घंटे सागर बंगले के बाहर खड़े हैं, लेकिन मीडिया के लिए देवेंद्र फडणवीस नॉट रीचेबल है. शिवसेना के बगावती विधायक असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं. इस होटल में बागी विधायकों के लिए 70 रूम बुक कराए गए हैं. इस होटल में एक सप्ताह के लिए 70 रूम का किराया 58 लाख रुपए होने की जानकारी सामने आई है. शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों की संख्या बढ़ रही है. सोमवार को विधान परिषद के परिणाम घोषित होने के कुछ घंटे बाद ही शिवसेना के बागी विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे. वहां से सभी विधायक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हैं. वैसे अब तो गुवाहाटी में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. फिलहाल यह होटल केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में मीडिया के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है. इस होटल में फिलहाल पुलिस की निगरानी है और किसी को भी बिना कारण के अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है, जबकि होटल के बाहर मीडियाकर्मी हर पल की खबर रख रहे हैं. एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सोनिया गांधी और ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए, ये बात सांसद नवनीत राणा ने कही है. एनडीए ने एक पिछड़ी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और ये सभी दलों की जिम्मेदारी है कि उन्हें राष्ट्रपती भवन तक पहुंचाया जाए. आज जे राष्ट्रपतीसाठी जे नॉमिनेशन इलेक्शनचे नॉमिनेशनचे फॉर्म आज आपण दिल्लीमध्ये भरलेला आहे आणि द्रौपदी मुर्मू जी जे आदिवासी परिवारातून बिलॉंग करतात, कारण मी स्वतः मागासवर्गीय समाजातून बिलॉंग करते, पण आज या देशामध्ये पहिल्यांदा असं घडलं की मोदीजींनी एक आदिवासी पिछडे जातीचे बिलॉंग करणारी महिलाला या राष्ट्रपती पदावर येण्यासाठी उत्साहित केला. त्यांचं नॉमिनेशन फॉर्म भरलं, त्यांना रिप्रेझेंट करत आहे आणि त्यांनी वेळोवेळी या देशाला दाखवून दिलं आहे की एकही पिछडे जाती समाजाचा व्यक्ती मी मागे राहू देणार नाही. त्यांना प्रत्येकाला ते चान्स भेटला पाहिजे आणि देशाला रिप्रेझेंट करण्यासाठी त्यांचं कष्ट, त्यांची मेहनत, इमानदारी जर लोकांच्या प्रती असली तर त्यांना समोर आणण्याचं काम हे मोदीजी करन आणि त्यांनी आज केलं. मनापासून अभिमान वाटतो की एक ते महिला आणि दुसरा ते पिछडे जातींना बिलॉंग करतात, आदिवासी परिवाराला बिलॉंग करते आणि त्याच्यासोबत जेही विरोधामध्ये
सोनियाजी गांधींनी आणि बेंगॉलचे आपले सीएम ममता बॅनर्जींनी जेही दुसरे कॅन्डिडेटला समर्थन देऊन त्यांचं नॉमिनेशन फॉर्म भरण्याची हे करत आहे. मी त्यांना विनंती करन, एक महिला आणि त्याच्यासोबत एक पिछडी जातीला बिलॉंग करणारी महिला आहे, ते महिलांनी महिलाचं समर्थन आपण केला पाहिजे, ना की विरोध केला पाहिजे. अकोला जिले के बालापुर के शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के शिंदे गुट से वापस लौटने पर उनका मुंबई में मातोश्री पर स्वागत किया गया. राज्य की राजनीति पूरी तरह से अस्थिर हो गई है. इन सब के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख गुवाहाटी से वापस महाराष्ट्र लौटे हैं. महाराष्ट्र में वापस आने के बाद तो अपने गृह शहर अकोला में परिजन से मिलने के बाद मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने मातोश्री गए. मातोश्री पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने नितिन देशमुख की आरती उतारी और उनकी सराहना की. इस दौरान मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी नितिन देशमुख का स्वागत किया. अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने अंजनगांव बारी गांव में एक निजी पोल्ट्री फार्म का दौरा किया. खास बात यह है कि इस दौरान जिलाधिकारी ने ट्रैक्टर भी चलाया. किसानों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि व्यवसाय से अधिक आमदनी के लिए किसानों को पूरक व्यवसायों को प्राथमिकता देना जरूरी है. कृषि विभाग को प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना चाहिए और किसानों को मुर्गी पालन, पशुपालन आदि की भी जानकारी देनी चाहिए. अमरावती जिले के अंजनगांव बारी के म्हालसा गांव के प्रगतिशील किसान रविंद्र मेटकर का खेती के साथ साथ पूरक व्यवसाय में तरक्की के बारे में सुनकर कोई भी उनसे मिलने की इच्छा रखता है. अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर भी रविंद्र के पोल्ट्री फार्म का खेत का दौरा की. इस दौरान जिलाधिकारी ने कुक्कुट पालन के लिए पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही अन्य किसानों का भी मार्गदर्शन किया. प्रगतिशील किसान रविंद्र मेटकर ने वर्ष 2008 में बैंक ऑफ इंडिया से 25 लाख रुपए का लोन लेकर कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू किया. अब उसके पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की संख्या 1.5 लाख पहुंच गई है. ये मुर्गियां प्रतिदिन लगभग 90,000 अंडे देती है. कुक्कुट पालन के साथ साथ रविंद्र मेटकर ने कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कपास, विभिन्न फलों और फसलों की जैविक तरीके से सफलतापूर्वक खेती की है. इससे उन्हें साल भर में 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है. रविंद्र मेटकर को खेती में उनकी उपलब्धियों पर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ का आदर्श शेतकरी पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नवशोधक पुरस्कार, राज्य सरकार का वसंतराव नाइक शेतीनिष्ठ पुरस्कार, राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार मिल चुका है. जिलाधिकारी ने रविंद्र की सराहना करते हुए अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा लेने की बात कही. खास बात तो ये है कि इस दौरान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने भी खेत में ट्रैक्टर चलाने का अनुभव लिया. अमरावती में वडाली तालाब के सौंदर्यीकरण और इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने अधिकारियों को दिया. उन्होंने इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर रचना विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने यहाँ वडाली तालाब और उसके आसपास के सौंदर्यीकरण और प्रकृति पर्यटन के विकास का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था. इस संबंध में अमृत सरोवर योजना के तहत प्राप्त राशि में से 20 करोड़ रुपए पहले प्राप्त होंगे और जिलाधिकारी ने इससे किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी. वन विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में प्रकृति पर्यटन को विकास करने के लिए वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन विभाग, वन विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्षेत्र में प्रकृति पर्यटन के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए. इस अवसर पर नगर आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिखिले, सहायक निदेशक नगर नियोजन रंकाले, जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, तकनीकी सलाहकार जीवन सदर, नगर अभियंता रविंद्र पवार, परियोजना अभियंता राजेश आगरकर, उप अभियंता प्रमोद तिरपुड़े उपस्थित थे. अमरावती यवतमाल मार्ग पर नांदगांव खंडेश्वर के पास पेड़ों की अवैध कटाई शुरू है, लेकिन इस पर लोक निर्माण, राजस्व और वन विभाग की नजरें नहीं है. पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की मांग पर्यावरणविद कर रही हैं.
अमरावती जाने वाली मुख्य सड़क पर खुलेआम व अवैध रूप से पेड़ों को काट दिया गया। इससे पहले भी सड़क के विस्तार में बड़ी संख्या में पुराने पेड़ों को काटा जा चुका है। हालांकि इस ओर नांदगांव खंडेश्वर तहसील का लोक निर्माण विभाग, राजस्व और वन विभाग प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। पर्यावरणविदों द्वारा शिकायत करने पर MSEDCL के उप कार्यकारी अभियंता पाटिल ने कहा कि हमने पेड़ों को नहीं काटा बल्कि तार को लगने वाली टहनियों की छटाई की है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी अवैध वन तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अमरावती जिले में मानसून के आने के बाद तेज बारिश हुई। हालांकि इस बारिश के कारण अमरावती शहर के पश्चिमी हिस्से के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया, कई घरों में पानी भर गया और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। MIM के नेतृत्व में नागरिकों ने अपनी समस्या के संबंध में मनपा प्रशासन को निवेदन सौंपा और सड़क सुधारने की मांग की। मानसून की पहली बारिश में अमरावती शहर के पश्चिमी हिस्से के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया और कई घरों में पानी भर गया, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में नागरिकों ने MIM के नेतृत्व में मनपा आयुक्त से मुलाकात कर निवेदन सौंपा। मनपा प्रशासन ने सड़क के किनारे से मुरुम हटाकर सड़क की मरम्मत करने और सीवेज की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। आज हम यहाँ पे आयुक्त साहब के पास में आए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश की वजह से जो दिक्कतें बढ़ चुकी है, उसके लिए हम यहाँ आयुक्त साहब को बोलने के लिए आए थे कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो है मुरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई इलाके ऐसे हैं जो कीचड़ में, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे नालियाँ नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को घर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आयुक्त साहब को जो है निवेदन देने के लिए आए थे MIM अमरावती की तरफ से कि आप जो है हमारे इलाके में जल्द से जल्द मुरम का जो है योजना आप कीजिए, एक पूरा नियोजन बनाइए और मुरम पूरे एरिया में शुरू कीजिए, जिसकी वजह से लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे लोगों को आसानी हो, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा अब शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से जल्द मुरम अगर ये लोग डाल देंगे तो लोगों को उसकी आसानी होगी। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख नालों की सफाई करा दी गई है और मनपा किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश से हो रही समस्याओं का जायजा लेंगे। आटोगल्लीचे जो काही प्रकरण आहे त्या दिवशी मी मुंबईत असल्यामुळे मला तिथं स्थळावर पाणी करता आली नाही। असे असले तरी मी अधिकाऱ्याकडून माहिती घेऊन याच्यावर काय तात्काळ उपाययोजना करता येईल या बाबतीमध्ये अहवाल देण्यासाठी मी सूचना दिलेल्या आहेत। तो अहवाल प्राप्त होतात, त्यानुसार तातडीने काय कारवाई करता येईल तीही कारवाई आपण करणार आहोत आणि दूरगामी त्याचं काय प्रक्रिया करावी लागेल ही आपण कारवाई त्वरित करून तिथे स्थळावर सुद्धा मी स्वतः व्हिजिट केलेली आहे। मागच्या वर्षीचा अनुभव पाहता यावर्षी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मी तो NHA नॅशनल हायवे अथॉरिटीचे जे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांशी मी स्वतः बोललेलो आहे, त्यांना पत्रव्यवहार सुद्धा केलेला आहे। त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरना सुद्धा माझ्या सिटी इंजिनियरच्या मार्फत आपण त्यांचा संपर्क करून त्यांना तातडीने तो पाणी अडू नये अशा दृष्टीने कारवाई करण्यासाठी म्हणून आपण सूचना दिलेली आहे।